Afternoon to you all. Today I will discuss on हुमायूं। आज हम लोग हुमायूं के बारे में डिस्कस करेंगे। हुमायूं से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं कि हुमायूं की क्या कठिनाइयाँ थी, क्या प्रारंभिक समस्याएं थी, हुमायूं का गुजरात के शासक बहादुर शाह और शेर शाह सूरी के साथ क्या संबंध थे और क्या कारण थे कि हुमायूं शेर शाह सूरी के विरुद्ध असफल हो गया और शेर शाह सूरी सफल हो गया। हुमायूं खुद अपना शत्रु था। हुमायूं वाज हिज एनिमी। हुमायूं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि हुमायूं का जो प्रारंभिक शासनकाल है उसमें हुमायूं को क्या समस्याएं आती हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ है जिसके कारण उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ती है और कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में बैटल ऑफ कन्नौज और कॉलिंजर, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम, इस युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी से पराजित होकर के देश छोड़ करके जाना पड़ता है। हालांकि वह पुनः 1555 में भारत में सत्ता प्राप्त करने में सफल होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता है और मात्र 6 साल विदिन 1 ईयर्स के अंतर्गत उसकी डेथ हो जाती है। तो इससे संबंधित कई प्रश्न हैं, लेकिन हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि हुमायूं की क्या समस्याएं थीं और हुमायूं ने इसका किस प्रकार से निदान किया था। जैसा कि हमने बताया था कि हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, और उसके अन्य जो कजिन ब्रदर्स थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल, और इन सब में हुमायूं बाबर को सबसे अधिक प्रिय था। बाबर लव्ड हुमायूं। बाबर हुमायूं को बहुत प्यार करता था और उसे बहुत मानता था। और अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था, जैसा कि निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी में इस बात का जिक्र किया था कि बाबर के समय में हुमायूं जब बहुत बीमार पड़ा था, आगरा आया था, तो उसने यह कामना करी थी कि हे अल्लाह, ईश्वर, मेरी जान आप ले लो, लेकिन मेरे पुत्र हुमायूं को स्वस्थ कर दो। और कुछ समय के बाद ही बाबर की डेथ हो गई थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये निजामुद्दीन अहमद ने इसके बारे में ये चीज़ें बताई। हुमायूं की माँ माहम बेगम थी। काबुल में इसका जन्म हुआ था और बाबर ने इसकी शिक्षा अच्छी कराई थी। इसे तुर्की, अरबी, फारसी का ज्ञान था, नॉलेज था। साथ ही साथ हुमायूं को एस्ट्रोलॉजी में भी, ज्योतिष में भी अभिरुचि थी। वह अन्य दार्शनिक जो फिलॉसफी थी उसके बारे में भी वह जिज्ञासा रखता था और उसे किताबों से कह सकते हैं कि बहुत प्रेम था। और यही कारण है कि जब कहा गया, लेनपुल कहता है कि हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और अंत में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी डेथ हो गई थी। तो इसी से ये लगता है कि हुमायूं, ठीक है कि उसने हिंदुस्तान में बाबर के बाद सत्ता प्राप्त करी थी, बट he was not only a good ruler, but he was also very good intellectual, academic person. वह एक अच्छा विद्वान भी था और अच्छा प्रशासक भी था। लेकिन बात कहाँ शुरू हो रही है कि जब हुमायूं को
बाबर की डेथ हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में, 1530 में, तो बाबर ने अपनी मृत्यु के पहले ही, जब वह बीमार पड़ गया था, तो सबके सामने उसने यह अनाउंसमेंट किया था कि मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी, मेरा सबसे बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, एल्डेस्ट सन हुमायूं होगा। साथ ही साथ हुमायूं को उसने यह नसीहत दी थी कि अपने भाइयों के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना, उनके साथ आदर मित्रता का व्यवहार करना और साम्राज्य का विभाजन बराबर बराबर करना। और खुद अपने जीवन काल में उसने कामरान और हुमायूं का जो हिस्सा था, हुमायूं और कामरान का, वह जो उसका जो रेशियो था 6 और 5 का था, उसमें विभाजित कर दिया था। अब इसी बात को लेकर के, बाबर के इस स्टेटमेंट को लेकर के आगे जो भी दिक्कतें आ रही हैं, हिस्टोरियंस कोट करते हैं कि बाबर ने तो जो समस्याएं थी, जो डिफ़िकल्टीज़ थी, वो विरासत के रूप में हुमायूं को छोड़ करके गया हुआ था। उसका अपने भाइयों के साथ साम्राज्य का बराबर विभाजन करना, विखंडित अनऑर्गेनाइज्ड जो एम्पायर था, जो असंगठित जो साम्राज्य था, ये जो इम्पटी जो ट्रेजर था, जो ट्रेजरी थी, ये ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण हुमायूं को बहुत बिग कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले तो जब उसका एक्सेशन हो रहा है, वह 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर को हो रहा है। 26 दिसंबर को उस बाबर की डेथ हो रही है, लेकिन 3 दिन तक हुमायूं को सत्ता प्राप्त नहीं हो रही। इसके पीछे कारण है कि जो वज़ीर निज़ामुद्दीन खलीफा थे, वे यह नहीं चाहते थे कि जो राज्याभिषेक हो, जो एक्सेशन हो बाबर के बाद, वह हुमायूं को हो, क्योंकि मेहंदी ख्वाजा वाज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बाबर। बाबर का वह जीजा था, बहनोई था, और ही वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ वज़ीर निज़ामुद्दीन अली खलीफा, और निज़ामुद्दीन वज़ीर अली खां का बहुत अच्छा दोस्त भी था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि मेहंदी ख्वाजा की जगह हुमायूं को शासन सत्ता प्राप्त हो। ऐसी परिस्थिति में एक इंसिडेंट घटित होता है, जिसके बारे में जानकारी हमें निज़ामुद्दीन अहमद, जिन्होंने तबकाते अकबरी लिखी थी, उसमें इस बात का जिक्र करते हैं। निज़ामुद्दीन अहमद रिमार्क्ड इन तबकाते अकबरी कि एक बार जब वज़ीर निज़ामुद्दीन अली खलीफा से मिलने के लिए मेहंदी ख्वाजा गया हुआ था, और जब वो वापस लौट रहा था, तो अपने आप को अकेला समझ करके, अकेला जान करके उसने ये कहा, यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं सबसे पहले तेरी खाल, तेरी स्किन खिंचवाऊंगा। इफ गॉड वांट्स, आई विल फर्स्ट मेक योर स्किन्स। इस बात को निज़ामुद्दीन अहमद के पिता ने सुन लिया था, और यह बात वज़ीर निज़ामुद्दीन अली खलीफा के पास पहुंच गई। इससे खलीफा आशंकित हुआ, और उसने फिर मेहंदी ख्वाजा को उत्तराधिकारी बनाने से इनकार कर दिया। देन हुमायूं को राज सिंहासन प्राप्त हुआ और उसका एक्सेशन हुआ, और जब उसका राज्यारोहण हुआ, जब उसका सिंहासनारोहण हुआ, तो उस समय
उसके बाद देखा जाए तो हुमायूं के समक्ष अनेक प्रारंभिक कठिनाइयाँ, समस्याएं सामने आती हैं। पहली समस्या तो यही दिखाई पड़ रही है कि वजीर उसके साथ नहीं था और मेहंदी ख्वाजा उसका बहुत बड़ा ओपोनेंट था। उसने जो वजीर निज़ामुद्दीन अली खलीफा ने कंस्पिरेसी ऑफ वजीर निज़ामुद्दीन अली खलीफा अगेंस्ट हुमायूं के खिलाफ जो उसने षड्यंत्र किया, इसी से लग रहा है कि कितनी बड़ी चैलेंज था उसके सामने, हुमायूं के सामने। तो इसको लेकर के बहुत इतिहासकारों ने इस बात को कहा है कि हुमायूं को विरासत के रूप में ही अपने पिता से की जो लीजेसी थी, बाबर्स लीजेसी कि उससे जो है सत्ता प्राप्त हो रही है हुमायूं को, जिसमें सबसे पहली बात जो कही जाती है कि साम्राज्य जो था, जो एम्पायर था बाबर का, वह बहुत ही असंगठित था, अनऑर्गेनाइज्ड एम्पायर था। साम्राज्य तो विस्तृत था, काबुल, कांधार, गजनी, बदखशा, पूरा मध्य एशिया से लेकर के उत्तर भारत में बिहार, बंगाल, पूरा उत्तर भारत में, पूरब में बंगाल, बिहार, उत्तर भारत में पंजाब, मुल्तान, राजस्थान का जो एरिया था, सिंध, सतलज, ये पूरा उसके अधिकार में था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह असंगठित था, उसे संगठित, उसे ऑर्गेनाइज्ड नहीं बाबर ने किया था, और इसे संगठित करना हुमायूं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि जब एक अनऑर्गेनाइज्ड एम्पायर हुमायूं को मिला तो ज़रूरत था कि हुमायूं के अंदर एक ऐसा प्रशासनिक गुण हो जिसके बल पर वह इस समस्या का निदान कर सके, जो हुमायूं के अंदर नहीं था। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हुमायूं की जो पर्सनल वीकनेस थी, जो उसकी लाइफ में, जो उसके अपने शासनकाल के दौरान जो उसने मिस्टेक्स किए थे, जो भूलें की थी, वे कैसे उसके लिए नुकसानदायी सिद्ध हुई, और अंततः ये कहा जाने लगा कि हुमायूं स्वयं अपना शत्रु था, हुमायूं वाज हिज एनिमी। तो रसब्रुक विलियम्स ने भी इस चीज़ को डिफाइन किया था। रसब्रुक विलियम्स के बारे में बताना चाहेंगे कि ही वाज द फर्स्ट HOD ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडुअल मॉडर्न हिस्ट्री इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रसब्रुक विलियम्स। एंड रसब्रुक विलियम्स जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन आधुनिक इतिहास विभाग था, जो पहले इतिहासी विभाग था, उसके पहले विभागाध्यक्ष थे, और इन्होंने बहुत ही बाबर के ऊपर काम किया था, रिसर्च किया था, और वे लिखते हैं, रसब्रुक विलियम्स, अकॉर्डिंग टू रसब्रुक विलियम्स, कि बाबर ने जो साम्राज्य अपने पुत्रों के लिए छोड़ा था, उसे केवल युद्ध की परिस्थिति में ही संभाल कर रखा जा सकता था। अकॉर्डिंग टू रसब्रुक विलियम्स, बाबर लेफ्ट एंड हिज एम्पायर टू सन Babur left an empire, his son, that could be held in the circumstances of war. तो जब रसब्रुक विलियम्स से बात कहते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं उसका साम्राज्य कितना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड था। यहाँ तक कि बाबर खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा या तज़्के बाबरी में उल्लेख करता है। बाबर रिमार्क्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा कि मुझे योग्य अधिकारियों को भेजकर
सुदूर परगनों में प्रशासनिक कार्य कराने का अवसर नहीं मिला था। I did not get the opportunity to sending qualified officers to remote Parganas. इससे बिल्कुल यह स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि हुमायूं के लिए जो सिंहासन, जो सत्ता बाबर ने छोड़ी थी, वह कांटों के ताज से भरा हुआ था। उसे चलाना, उसे संगठित करना हुमायूं के लिए इतना आसान नहीं था। सामान्य तौर पर हम ये लोग जानते हैं कि कोई भी इंसान हो, कोई भी राष्ट्र हो, कंट्री हो, नेशन हो, वह तभी शक्तिशाली माना जाता है जब वह आर्थिक रूप से संपन्न हो, इकोनॉमिकली वह बहुत रिच हो, स्ट्रांग हो। अगर देश आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, तो वह सफल नहीं हो पाता है। समस्याएं जो आती हैं उससे वह निकल नहीं पाता है। हुमायूं को एक तो असंगठित साम्राज्य मिला था, और अगर उसके पास उसकी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अगर अच्छी होती तो हो सकता था वो इन समस्याओं को बेहतर तरीके से सुलझा सकता था, समाधान कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। और बाबर से जो राजकोष मिला था वह रिक्त था, जो ट्रेजरी थी वह बिल्कुल एम्प्टी थी, अर्थात जो राजकोष था वह रिक्त था, रिक्त राजकोष था, खाली था। क्योंकि बाबर अपनी आत्मकथा में इस बात को लिखता है कि 2 वर्ष के बाद ही जो राजकोष था, इब्राहिम लोदी और जो सिकंदर लोदी के द्वारा जो राजकोष मुझे दिया गया था वह समाप्त हो गया था, और मुझे अपने अधिकारियों पर 30% टैक्स लगाना पड़ा। बाबर remarked in his autobiography Babarnama, after 2 years, the treasury of Alexander Lodi and Ibrahim Lodi became empty, and I had to 30% tax of my officers. मुझे 30% अपने अधिकारियों पर टैक्स लगाना पड़ा था। इससे क्लियर है कि राजकोष खाली था, क्योंकि ये मुगलिया परंपरा भी थी कि जब युद्ध में ये लोग विजय प्राप्त करते थे तो खूब खुशी मनाते थे और उसमें लोगों को उपहार बांटते थे, गिफ्ट देते थे, सोने चांदी वितरण किए जाते थे। जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब खानवा का युद्ध हुआ या पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें जब विजय वो प्राप्त करता है तो खूब दान देता है। और बाबर, इसमें कोई शक नहीं कि बाबर ने बहुत उपहार दिए थे, और इस कारण से ये अज्यूम द टाइटल ऑफ कलंदर, उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी, लोग कलंदर भी कहा जाता था। तो ऐसी परिस्थिति में जब हुमायूं को सत्ता प्राप्त हो रही है तो न तो साम्राज्य संगठित है और न ही राजकोष, जो आपका सरकारी जो भंडार है, वह भी रिक्त है, वह भी खाली है। हुमायूं को समस्याओं का समाधान कैसे करें? इसके बाद चुनौती कम नहीं हो रही है। पहले से ही हमने बताया उसके एक्सेशन के टाइम से कि मेहदी ख्वाजा was the brother in law of बाबर। बाबर का वह बहनोई था, जीजा था।
और वह लगातार कंटिन्यूअसली हुमायूं के अगेंस्ट काम कर रहा था। इसके अलावा जो उसके मिर्ज़ा ब्रदर्स थे, मिर्ज़ा बंधु थे, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, मोहम्मद अमन मिर्ज़ा, वे भी चाहते थे कि हमें सत्ता प्राप्त हो। मतलब जो मेहदी ख्वाजा एंड रिलेटिव्स ऑफ हुमायूं आल्सो वेरी बिग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स क्रिएटेड टू हुमायूं। हुमायूं के लिए इन्होंने बहुत समस्याएं क्रिएट करी, लगातार कंस्पिरेसी कर रहे थे। ये चाह रहे थे कि हुमायूं को शासन सत्ता से हटा दिया जाए और हम सत्ता प्राप्त कर ले। और जो नोबेल क्लास के लोग थे, जो अभिजात अमीर क्लास के लोग थे, वे लगातार इनके साथ षड्यंत्र में शामिल हो रहे थे। ऐसी स्थिति में हुमायूं के लिए बड़ा विचित्र संकट था कि उसके खुद के जो कजिन्स थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल, उन्होंने भी समस्याएं क्रिएट करी। क्योंकि बाबर ने तो साम्राज्य का विभाजन अपनी मृत्यु के पहले ही 6 और 5 के रेशियो में हुमायूं और कामरान के बीच कर दिया था। साथ ही साथ ये नसीहत भी दे दिया था कि भाइयों के साथ मित्रवत व्यवहार करना और साम्राज्य का बराबर बराबर विभाजन करना। काबुल कांधार कामरान के हाथ में था। हुमायूं ने अस्करी को संभल दे दिया था, बदखशा हिंदाल को दे दिया था। और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो उत्तरी पश्चिमी सीमा थी, वहाँ पर कामरान को रोकना बहुत चैलेंज था। क्योंकि जहाँ जहाँ इन लोगों की नियुक्ति थी, वहाँ पर ये सैनिक नहीं नियुक्त कर सकते थे, जो आर्मीज थी उनको नहीं तैनात कर सकते थे। तो ये काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। अगर ये हुमायूं के लिए जब भी अवसर होता और ये हुमायूं के साथ खड़े होते, तो हो सकता था जो उनके ओपोनेंट्स होते या जिनके साथ जो ये लड़ाई लड़ रहा था, उन पर सफलता प्राप्त करने में सफल होता। बट उनके भाई खुद उसके लिए समस्या खड़ा करते रहे। जब युद्ध हुआ तो वे उसके साथ खड़े नहीं हुए। इसके अलावा अफगान इब्राहिम लोदी जरूर मर गया था, लेकिन महमूद लोदी बिहार में अपने आप को अफगानों का नेता मान रहा था। उनको संगठित करके इसने ये सोच रखा था कि मुगलों के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। शेर खां, जो बिहार में मोहम्मद खां लुहानी के अंतर्गत काम करता है, और इसके पहले वह पानीपत और खानवा के युद्ध में बाबर के साथ लड़ाई लड़ चुका होता है। तो उसी दौरान वह स्पष्ट शब्दों में शेर शाह सूरी इस बात का जिक्र करता है और कहता है, यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं हिंदुस्तान से इन मुगलों को बाहर कर दूंगा। If luck favors me, I will keep these Mughals out of India. तो शेर शाह, जो शेर खां था पहले, वह अफगानों का मसीहा था और उसने ये कसम खाई थी कि हम मुगलों को बाहर करके हिंदुस्तान से दम लेंगे। और he was a very good commander, diplomat and good administrator also. उसने अफगानों को एकजुट किया, यूनाइट किया, उनके अपने साम्राज्य को ऑर्गेनाइज्ड किया, और पूरी एक प्लान के तहत जो है उसने हुमायूं के अगेंस्ट कंस्पिरेसी करी, षड्यंत्र भी किया। हुमायूं के अगेंस्ट अपनी पूरी ताकत आर्मीज के साथ लड़ाई भी लड़ी, अपने गुप्तचर के बल पर, अपने ट्रेंड जो शोल्डर्स थे उनके बल पर।
तो अफगान शेर खां के लिए, अफगान शेर खां के नेतृत्व में हुमायूं के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे थे और हुमायूं उसको बहुत हल्के में ले रहा था। उसे शेर खां की शक्ति का एहसास तब होता है जब शेर खां युद्ध के मैदान में, चौसा के युद्ध के मैदान में और कन्नौज के या बिलग्राम के मैदान युद्ध में हुमायूं के लिए समस्याएं क्रिएट करता है और अब हुमायूं के लिए कुछ बचा नहीं होता है सिवाय देश छोड़कर भागने, और यही होता है। हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ा और शेर शाह सूरी अपनी दृढ़ इच्छा जो उसने प्रतिज्ञा किया था कि मैं मुगलों को इस हिंदुस्तान से बाहर करके दम लूँगा, वह सफल किया। वो बात दूसरी है कि उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी उसकी शासन सत्ता को कंटिन्यू नहीं रख पाए और पुनः हुमायूं को भारत विजय करने में सफलता प्राप्त हुई। और आरपी त्रिपाठी या अदर हिस्टोरियंस इस बात का जिक्र करते हैं, यदि शेर शाह सूरी कुछ और समय तक जिंदा होता तो अकबर जैसा बादशाह महान जो कहलाता है उसका सौभाग्य शेर शाह को प्राप्त होता और फिर मुगलों का जो इतिहास आगे का लिखा गया है वह अफगानों का इतिहास होता, शेर शाह सूरी का इतिहास। मात्र 4 वर्ष तक वह शासन कर पाया था, 1540 to 45। तो इसके अलावा बंगाल में नुसरत शाह जो घाघरा के युद्ध के बाद मित्रवत व्यवहार करने की बात कहा था बाबर के साथ, वो भी पलट गया। वह हुमायूं के खिलाफ अफगानों को संरक्षण दे रहा था, सैनिक सहयोग दे रहा था। बहादुर शाह गुजरात के जो हुमायूं के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट किए हुए थे, क्योंकि वो हुमायूं को हटाना चाहते थे सत्ता से, मुगलों को हटाना चाहते थे, लगातार अफगानों को सहयोग दे रहे थे, यहाँ तक कि मोहम्मद अमन मिर्जा को अपने राज्य में संरक्षण दिए हुए थे। इब्राहिम खां, आलम खां लोधी जिसने बाबर के खिलाफ भाग करके गुजरात में शरण लिया था बाबर के समय में, उसको भी संरक्षण दिए हुए थे। कुछ मुगल आर्मीज जिन्होंने छोड़ दिया था मुगल सेना को, अपने राज्य में उन्होंने संरक्षण दिया हुआ था, प्रोटेक्शन दिया हुआ था। इस कारण से बहादुर शाह भी हुमायूं के लिए समस्या बने हुए थे। पहले ही वह कर चुका था। पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो इलाका था, गजनी, काबुल, कांधार, कामरान के हिस्से में था, बदखशा हिंदाल के हिस्से में था, संभल अस्करी के हिस्से में था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन भाइयों ने जरूरत पड़ने पर कभी भी हुमायूं की मदद नहीं की, बल्कि उसके लिए निरंतर समस्याएं ही क्रिएट करते रहे। इन समस्याओं का हुमायूं ने क्या समाधान करने में सफलता पाई या समाधान करते करते अपने शासन को, अपने अस्तित्व को गंवा बैठा? क्या रिलेशन रहा बहादुर शाह और शेर शाह सूरी के साथ? जो युद्ध हुआ चौसा बिलग्राम का, उसका परिणाम क्या रहा? कौन से ऐसे काजेज थे जिसके कारण हुमायूं शेर शाह सूरी के अगेंस्ट जीत नहीं सका? इन सारे विषय बिंदुओं पर हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन के रूप में देखते हैं तो ये पाते हैं कि हुमायूं की जो समस्याएं थी वह उसके अपने पिता बाबर से विरासत के रूप में प्राप्त हुई थी। एक विशाल असंगठित साम्राज्य था, अनऑर्गेनाइज्ड एम्पायर था,
इसके अलावा जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी, जो उसके रिलेटिव्स थे, जो उसके ब्रदर्स थे, जो उसके मिर्ज़ावंद थे, उन्होंने भी समस्याएं उसके लिए क्रिएट करी हुई थी। जो बिहार बंगाल में जो नुसरत शाह था, जो शेर खां था, वो समस्याएं अफ़गान क्रिएट किए हुए थे। इसके अलावा आपकी जो उसकी आर्मीज़ थी वह जो है वह कमज़ोर थी। हुमायूं की जो पर्सनल जो वीकनेस थी, इसके अलावा जो उसकी समय समय पर जो उसकी मिस्टेक्स किए थे, ये सारी समस्याओं ने हुमायूं के लिए प्रारंभ से ही समस्याएं क्रिएट करी और शायद अंत तक ये बरकरार रही, जिसके कारण ही हुमायूं समाप्त हो गया। और यही कहा जाता है कि हुमायूं स्वयं अपना शत्रु था। हुमायूं वाज हिज एनिमी। इस लेक्चर को हम गूगल क्लासरूम पर यूट्यूब के थ्रू अपलोड करते हैं। आप उसे देखिए, समझिए। कोई दिक्कत हो बार बार सुनिए तो आप गूगल क्लासरूम में आप जो है मैसेज बॉक्स में जा कर के मैसेज बॉक्स लिखिए, समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिए, यह बहुत ज़रूरी है। आपका फीडबैक ही आगे की क्लास को और अधिक प्रोग्रेसिव बना सकता है। और जो टेक्नोलॉजी है, जो टीचिंग मोड है, जो ऑनलाइन टीचिंग मोड है, इसमें और अधिक बेहतर किया जा सकता है। आपको यह मेरा लेक्चर कैसा लगता है उसके बारे में भी फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच अगेन।